नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पूरे फोकस और इसी इंटेंसिटी के साथ। और हाँ, एक विशेष बात, देखिए, हम जब भी करंट अफेयर्स बनाते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसमें आप भी अपना 100% दें, क्योंकि इफ़ मैं ही आपको हर एक चीज़ बता दूँगा तो उतना फोकस नहीं बन पाएगा और एक बोरिंग हो जाता है। लेकिन मैं इतनी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि वो बात समझ में आ जाए और उसके आगे की जो प्रोसेस है उसको डीप में जानना वो आपको करना होगा। इसलिए यही हमारे वीडियोस का उद्देश्य है। और इस बात को ध्यान में भी रखिए कि हर बार वीडियो समाप्त होने के बाद आपको जितने भी टॉपिक्स हैं कॉपी में नोट करना है और उसके बाद उनको इंटरनेट पे अच्छे से सर्च करना है ना। इसका एक और वीडियो बना के हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। ओडिशा में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई है। आप सभी लोग इससे परिचित हैं और ये तो करंट अफेयर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ ये इसके परिणाम स्वरूप जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस और दो अन्य ट्रेनों में एक दुखद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई है। समझते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। देखिए, इस घटना में कम से कम अभी तक तो करीब 280 ही यहाँ पे 233 लिखा है, फिर भी 280 लोगों के जीवन का दावा अर्थात निधन की जानकारी दी जा रही है और लगभग 900 लोग घायल हो गए हैं। परंतु ऐसी केवल जानकारियाँ अभी आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने और उसके बाद जो है उसके बाद टक्कर होने के कारण से ये पूरी दुर्घटना हुई है। एक ये वाकई में बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, जिसमें मैं अपनी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ जिनके साथ ये हुआ है, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से यही आशा है कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, है ना। इसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लीजिएगा, समय समय पर न्यूज़ वगैरह देखते रहिएगा इसकी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विश्व मौसम विज्ञान संगठन है और हाल ही में इसकी पहली महिला महासचिव के रूप में सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है। साउलो ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र जलवायु और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी मतों से जीत हासिल की। साउलो ने 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में कार्य किया है और अब इनको ये यहाँ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झटके में एक सैन्य जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने का देश का पहला प्रयास विफल हो गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने ऐसा किया था, एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था, ऐसे एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, परंतु इसका जो प्रक्षेपण है वो विफल रहा है। इस जानकारी को किसने दिया? तो उत्तर कोरिया ने नहीं दिया है आधिकारिक, बट दक्षिण कोरिया, जो कि बिल्कुल साइड में ही आप लोग जानते हैं, दक्षिण कोरिया की सेना ने ऐसी पुष्टि की है कि वाहक रॉकेट से मलबा उसके पश्चिमी जल में पाया गया। ये असफल प्रक्षेपण के संकेत देता है ना। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है। ये इसका मतलब क्या है? तो इसका 100 दिनों की इस अभियान के अंतर्गत उद्देश्य है कि 100 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक जिले में 100 बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना और उसका निपटान करना। आप सभी जानते हैं कि अभी भी बैंकों में कई ऐसी लावारिस राशियां पड़ी हुई हैं जिसका कोई पता नहीं है, बहुत समय से सिर्फ पड़ी हुई हैं,
है ना। तो उसका पता लगाने के लिए आरबीआई ने इस पहल की शुरुआत की है और समय समय पर ऐसी राशियों को उन तक पहुंचाने के लिए जिस व्यक्ति की है कई पहल शुरू की जाती है आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो NATO नाटो देशों ने अपने नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ये सैन्य अभ्यास नाटो के सभी सदस्य देशों के द्वारा किया जा रहा है फिनलैंड की रक्षा के लिए, जो अप्रैल में पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से आर्कटिक क्षेत्र में अपने पहले संयुक्त प्रशिक्षण की मेज़बानी कर रहा है। अच्छी बात है। और मतलब ये फिनलैंड की रक्षा के लिए किया जा रहा है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। फिनलैंड और अभी यंगेस्ट सदस्य है किसका, नाटो का, है ना। नाटो के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भारत और वियतनाम ने हाल ही में नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। ये आयोजित की गई जिसमें भारत और वियतनाम इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी आक्रमण के बीच एक सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित भी किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वियतनाम और भारत इन दोनों के संबंध अच्छे हैं और ये तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन था, लेकिन इसमें चीन के आक्रमण की माफ़ कीजिएगा वो आक्रमण की बात की गई, जो कि कहीं पर भी एक अच्छी बात नहीं है, है ना। इससे दोनों को ही खतरा है और इस पे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, हॉट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। शालिनी सिंह ने देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट के रूप में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करके इतिहास रच दिया है। हाल ही में शालिनी ने देश की एक पहली महिला एनसीसी कैडेट के रूप में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण किया और इतिहास रचा है। लखनऊ की 20 वर्षीय एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई और अपन हर किसी के लिए गौरव की बात है। तो चलिए दोस्तों, जैसा हमने बताया ये थी आज की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में गाइडेंस ले सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।